ना हम सफ़र ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारी पाँव का काँटा हम ही से निकलेगा। क्लास 12th वालों, गुज़रता सालों के ज़ख्मों को हरे-भरे रखना, क्योंकि जुलूस अब के बरस डीडी पाठशाला से ही निकलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, जोहार दोस्तों, डीडी पाठशाला में आप सभी लोगों का फिर से एक स्वागत है। पिछले क्लास हम लोग जैक मॉडल सेट 2026 किया था, उसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा। आज हम लोग करेंगे जैक मॉडल सेट 2025। ठीक है, 2025 का मॉडल सेट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्योंकि जब हम लोग इसके सवाल जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने एक्सपेक्टेड सवाल हैं। ठीक है, और ये 30 का 30 ऑब्जेक्टिव जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये 30 का 30 ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम इससे 30 से 30 तरह के ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, तो हो जाइए तैयार डीडी पाठशाला के यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए आगे एक सवाल करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने है। पहला सवाल आप लोगों के सामने है। क्या सवाल है? सेम सवाल है जो 2000 मॉडल सेट 2026 में दिया गया है, 2025 में भी यही सवाल था। क्या है पहला सवाल? उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। द स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे फॉल्स होता है? तो देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डायग्राम कैसे होता है मेरे दोस्त। तो आप देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे गिरता है, बाएं से दाएं। कैसे गिरता है? बाएं से दाएं। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे हो जाएगा? लेफ्ट टू राइट। ठीक, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से और क्या सवाल बन सकते हैं? तो आप देखेंगे ये क्या है, सेंटर से क्या है, कॉन्वेक्स है, सॉरी कॉनकेव है। सेंटर से क्या है, कॉनकेव है, यानी मूल बिंदु से कैसा है, अवतल है। तो आपके ये भी एक सवाल बन सकते हैं, है ना, कॉनकेव है। ओरिजिन से कैसा है, कॉनकेव है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है? टू गुड्स का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कितने सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं प्रोडक्शन का। जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, लिमिटेड रिसोर्सेस में टू गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो कितने सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। इस समस्या को, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जाता है। द क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी डिटरमाइंड एज। तो आप लोग देखेंगे, आप लोग जानते हैं क्या कि यूटिलिटी कितने टाइप का होता है? तो यूटिलिटी कितने टाइप का होता है? दो टाइप का यूटिलिटी होता है। क्या क्या? टोटल यूटिलिटी और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। टोटल यूटिलिटी और एक है मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, है ना। तो टोटल यूटिलिटी इक्वल टू क्या होता है कि सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता के कुल जोड़ को क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पूछा जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? तो टोटल यूटिलिटी में चेंजेस को बताता है। एक एक्स्ट्रा यूनिट का जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंजेस होता है, उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने पर। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन। ये भी हो सकता है। और क्या फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी का? हम लोग ये भी देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी डेल टी यू, यानी टोटल यूटिलिटी डिफरेंस बाय कितना यूनिट में कितना डिफरेंस हो रहा है, यानी क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी डिटरमाइन क्या, यानी टोटल यूटिलिटी डेल टी यू अपॉन डेल क्यू। क्लियर। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है। ये जो डायग्राम है किस प्रकार की लोच को बताया जा रहा है ना, किस प्रकार की इलास्टिसिटी को बताया जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप का होता है। तो आप लोग क्लास में पढ़े होंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 टाइप का होता है। क्या क्या? एक होता है इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, है ना, यूनिट इलास्टिक डिमांड, इकाई लोचदार मांग। दूसरा है क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, है ना, पूर्णतः बेलोचदार मांग। ठीक है, इक्वल टू 0। और आप लोग अगला देखते हैं, तीसरा क्या पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं इलास्टिक इक्वल टू इनफिनाइट, पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और अगला आप लोग जानते हैं, चौथा जानते हैं इलास्टिसिटी लेस देन 1, है ना, इलास्टिसिटी लेस देन इकाई से कम लोचदार मांग।
और एक पांचवा होता है क्या, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन, इकाई से अधिक लोचदार मांग। सबका अलग अलग डायग्राम होता है। इलास्टिसिटी इक्वल टू वन क्या होता है, आप लोग देखेंगे इलास्टिसिटी इक्वल टू वन का डायग्राम कैसे बनेगा, तो आप लोग जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इधर में भी डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस सेम हो, यानी जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना किस में चेंज होगा, उतना ही डिमांड में चेंज होगा। ठीक है, जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड में चेंज होगा। अब देखेंगे यहाँ पे प्राइस का जितना डिफरेंस गैप है यहाँ पर भी सेम का सेम है, तो ये कैसा हो जाएगा, जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना डिमांड में भी चेंज हो रहा है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये इकाई लोच दर मांग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई लोच दर मांग। इलास्टिसिटी इक्वल टू जीरो का मतलब होता है डिमांड में कोई चेंज नहीं, प्राइस कितना भी बढ़े या घटे, प्राइस कितना भी बढ़े या घटे, डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। प्राइस कितना भी बढ़ा दो, डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अगला ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये क्या होगा, प्राइस प्राइस कुछ भी रहे, प्राइस कुछ भी रहे, डिमांड क्या होगा, डिमांड बढ़ते रहेगा। प्राइस कुछ भी रहे, डिमांड क्या होगा, बढ़ते रहेगा। अगर ऐसा है प्राइस सेम है, हर डिमांड में प्राइस सेम है, तो इसको क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर, पूर्णतः लोचदार मांग। इकाई से अधिक, इकाई से क्या है इलास्टिसिटी लेस देन वन, यानी इकाई से कम लोचदार मांग। ये क्या बताता है, ये बताता है कि प्राइस में ज्यादा चेंज कर देते हैं तो डिमांड उससे कम चेंज होता है। प्राइस ज्यादा चेंज करने पर डिमांड क्या होता है, उससे कम चेंज होता है, तो क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी लेस देन वन, यानी प्राइस में ज्यादा चेंज है और डिमांड में कम चेंज है ना। प्राइस में ज्यादा चेंज, डिमांड में कम चेंज, क्या होगा, डिमांड का इसका जो कर्व होगा ये क्या होगा, सीधी थोड़ी सी खड़ी ढलान वाली होगी। अच्छा, पांचवा आप लोग देखेंगे ग्रेटर देन वन क्या बताएगा, प्राइस में कम चेंज करने पर भी डिमांड में उससे ज्यादा चेंज हो जाता है ना। प्राइस में अगर 5% चेंज करते हैं तो डिमांड में 10% चेंज होता है, यानी ग्रेटर देन वन, इकाई से अधिक लोचदार मांग। तो आप लोग ग्राफ इस तरह का देख सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, दोनों इक्वल है, जितना कीमत में चेंज उतना मांग में, जितना प्राइस में चेंज उतना डिमांड में चेंज, इकाई लोचदार मांग। अगला सवाल आपके सामने है, आगत को निर्गत में परिवर्तन की प्रक्रिया, इनपुट से आउटपुट बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, इनपुट से आउटपुट बनने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट से आउटपुट बनने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रोडक्शन करते हैं। यानी इनपुट से आउटपुट जो बनने की जो प्रोसेस है क्या कहते हैं, प्रोडक्शन का उत्पादन करते है ना। कच्चे माल से अगर कोई चीज बन रहा है, यानी कच्चा माल इनपुट, और कोई चीज बन रहा है, कोई गुड्स बन रहा है, वो क्या होगा, प्रोडक्शन। इनपुट से आउटपुट बनने के प्रोसेस क्या कहेंगे। अगला सवाल आपके सामने क्या है, किसी परिवर्ती साधन का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, परिवर्ती साधन का औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यानी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग द एवरेज आउटपुट। एवरेज प्रोडक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, एवरेज प्रोडक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, तो एवरेज प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है, परिवर्ती साधन एल के साधन में पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ एल, है ना। अगला क्यू का मतलब हम लोग यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन का बात कर रहे हैं। ठीक, आगे अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने दिया हुआ है कि पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है, which of the following function represent the law of supply। लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या, किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ जाने पर सप्लाई भी बढ़ जाएगा और प्राइस घट जाने पर सप्लाई भी घट जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है फंक्शन पूछा जा रहा है, सप्लाई का फंक्शन। तो सप्लाई डिपेंड किससे करता है, प्राइस पे डिपेंड करता है, और प्राइस पे डिपेंड करता है, यानी सप्लाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, है ना, फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, पी। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया। हु एमंग द फ्लोइंग प्रोपोज द आइडिया ऑफ द एलिमेंट इन द प्राइस प्रोसेस। ठीक है, तो किसने दिया था, ये कौन दिया था, मार्शल दिया था। किसने दिया था, ये याद रख लेना, किसने दिया था, मार्शल दिया। अगला सवाल पूछा जा रहा है, एकाधिकार मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्तें क्या है। ठीक है, एकाधिकार मूल्य विभेद में महत्वपूर्ण सब क्या है, महत्वपूर्ण शर्त क्या है, कंडीशन पूछा जा रहा है, मोनोपोलिस्टिक प्राइस डिफरेंशिएशन
में इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है। देखिए इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है, तो आप देखेंगे कि मोनोपोलिस्टिक में सेपरेशन ऑफ द मार्केट होता है, बाजार का पृथक होता है, ये भी सही है। क्रय शक्ति में भिन्नता होती है, ये भी सही है। दोस्तों जब आप मोनोपोलिस्टिक मार्केट की बात करते हैं, बेचने वाला जाएगा, बेचने वाला एक हो जाएगा, खरीदने वाला क्या हो जाएगा, बेचने वाला एक हो जाएगा, खरीदने वाला बहुत ज़्यादा, तो वो क्या दिखेगा, वो किसी भी जो कंज्यूमर होता है प्राइस में डिफरेंस, तो कुछ दाम में दे दिया, उसको कुछ दाम दे, क्योंकि बेचने वाला एक ही है। प्राइस तो आपको मिलेगा अलग अलग मिलेगा, है नहीं। मांग की लोच में भिन्नता, ये भी अलग अलग मिलेगा। वेरिएशन ऑफ इलास्टिक डिमांड, इस प्रकार तीनों का आंसर क्या हो जाता है, सब सही हो जाता है, तो ऑल ऑफ दिस कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार का डायग्राम क्या होता है, तो आप लोग देखेंगे इसमें जो डिमांड कर्व होता है, यही आपका एवरेज रेवेन्यू भी हो जाता है। क्या होता है, एवरेज। इसमें क्या होता है, जो डिमांड कर्व होता है यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा एवरेज, यानी AR हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, औसत आगम वक्र हो जाएगा, इसमें MR उससे नीचे। इस प्रकार क्या पूछा जा रहा है, मांग वक्र पूछा जा रहा है, तो मांग वक्र क्या हो जाएगा, औसत आगम वक्र ही प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र हो जाएगा, है ना। अगला सवाल हो जाएगा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो आपको सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, ये पुस्तक का लेखक कौन है, JM किन्स। कौन है, JM किन्स। अगला सवाल पूछा जा रहा है, किसी देश में दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधन के उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन गिवन ईयर अ कंट्री कॉल्ड। देखिए दोस्तों, एक कंट्री के भीतर में जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन होती है, उसके बाजार मूल्य को, तो उसके जो बाजार मूल्य है को क्या कहते हैं, जो फाइनल गुड्स के जो बाजार मूल्य है उसको क्या कहते हैं, GDP कहते हैं। क्या कहते हैं, एक कंट्री के भीतर में जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है, इसके फाइनल गुड्स का जो प्राइस बनता है, उस प्राइस को ही क्या कहते हैं, GDP कहते हैं। क्या कहते हैं, GDP कहते हैं। और एक GDP के भीतर, एक देश के भीतर में कौन कौन सा लोग मिलकर प्रोडक्शन करते हैं, तो हम मान लेते हैं देश का जो नागरिक है A है, और विदेश का जो आदमी है उसको B बोल देते हैं। ठीक है, तो A और B मिलकर दोनों प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अगर जीडीपी का मतलब का कौन कौन सा आदमी देश के भीतर प्रोडक्शन कर रहा है, तो देश का नागरिक भी कर रहा है और गैर नागरिक भी कर रहा है, यानी विदेशी वाला भी कर रहा है। जब हम जीडीपी में क्या करते हैं, जब हम जीडीपी में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लोगों के सामने एक इम्पोर्टेंट हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर के बीच में, क्या है कि एक देश के भीतर में जितने भी प्रोडक्शन होती है उसके फाइनल गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स को हम लोग जीडीपी कहते हैं। ठीक है, और जीडीपी में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो देश का नागरिक भी रहते हैं और कौन होते हैं, गैर नागरिक भी होते हैं। लेकिन जैसे ही जीडीपी में हम क्या करेंगे, अपना नागरिक को जोड़ लेंगे और विदेश वाला नागरिक को अगर घटा देते हैं, तो जो बन जाता है उसको क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जीएनपी क्या कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, और A-B का मतलब क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्लियर, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। और भी हम सारे के सारे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले क्लास में जो वीडियो आएगा उसमें हम टॉपिक वाइज, ठीक है, जितने भी सब्जेक्टिव सवाल है टॉपिक वाइज हम उसमें डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव की तैयारी कर लेंगे। अगला क्या सवाल है, इसमें सवाल दिया हुआ है कि व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। रिजर्व बैंक एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। अगर पूछा जाएगा रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला सवाल क्या है, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग की भिन्नता
सामूहिक मांग की भिन्नता, सामूहिक मांग की निम्न में से कौन से तत्व है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर द एलिमेंट ऑफ कलेक्टिव डिमांड इन एन ओपन इकोनॉमी? देखिए, आप लोग जानते हैं समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या? कंजप्शन के लिए भी डिमांड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी डिमांड कर रहा है, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के लिए भी डिमांड कर रहा है। सारे को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या है? उपभोग के लिए, तो हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। सरकारी व्यय ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ क्या हो जाएगा? दिस। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल आप लोग के सामने है, क्या है सामने? निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ ए रियल इन्वेस्टमेंट, कौन किसके बारे में पूछा जा रहा है? रियल इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? भवनों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा। शेयर खरीदना, पुराने फैक्ट्री का खरीदना, बाइंग ऑफ ए ओल्ड फैक्ट्री, बैंक में जमा खाता खोलना। ये आपको रियल टाइप का नहीं लग रहा है, लेकिन जो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, अगर आप किसी भवन का निर्माण करते हैं तो रियल इन्वेस्टमेंट का। अगला, अगला सवाल, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद, ठीक है, किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? 108 से नहीं, 248 से भी नहीं, 356, क्या 112 से? याद रख लेंगे क्या? 112 से। बजट का संबंध किससे है? आर्टिकल 112 से, यानी 112 से है। अगला सवाल, दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म उत्पादन बंद कर देगा कब? फैक्ट्री बंद कब होगा? जब आप लॉस होंगे। जब आप खर्च ज्यादा कर रहे हैं और आपको मिल रहा है कम, तब क्या हो जाएगा? लॉस। पता करो खर्च कहाँ ज्यादा है, कौन सा ऑप्शन में? देखिए, एवरेज कॉस्ट ज्यादा है और आपको प्राइस है कम मिल रहा है ना? एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, प्राइस है कम मिल रहा है, तो यानी आप इस केस में क्या होंगे? लॉस होंगे। लॉस होंगे तो फैक्ट्री को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। अगला सवाल, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल है? टैक्स कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिसमें एक व्यक्ति सीधे का सीधे सरकार को टैक्स देता है, डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स, जैसे गिफ्ट टैक्स, जिसको क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जिसमें आप सीधे सरकार को नहीं देते हैं, आप सामान खरीदते हैं दुकान के पास, दुकानदार किसी फैक्ट्री को पेमेंट करता है, फिर फैक्ट्री वाले क्या करते हैं? तो पेमेंट करते हैं, तो सरकार को पेमेंट करते हैं। तो गुड्स यानी जीएसटी पे जो टैक्स लगता है, वो गुड्स एंड सर्विस पे जो टैक्स लगता है, वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। और जो सीधे व्यक्ति के इनकम पर जो टैक्स लगता है, उसको क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस पर पूछा जा रहा है कि इनडायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो उपहार कर और आय कर, ये दोनों क्या हो जाएगा? डायरेक्ट टैक्स, यानी ऑप्शन ए और डी। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है, क्या है उसके सामने? कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टेब्लिश? तो कब हुआ था? 1944 में नहीं हुआ था मेरे दोस्त, 1945 में हुआ था। कितने हुआ था? 1945 में ही हुआ था। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति कमी हो सकती है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन कैन देयर बी ए डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी? क्वेश्चन को आप लोग बड़ा ध्यान से समझिए। क्या क्वेश्चन बताया जा रहा है? क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि मनी सप्लाई कब कम होता है। ठीक है। देखिए, आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़े होंगे, मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे? सीआरआर के बारे में, आप लोग एसएलआर के बारे में पढ़ते होंगे। ठीक है। आप लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में पढ़ते होंगे, आप लोग बैंक रेट के बारे में पढ़ते होंगे। ठीक है। हम चारों को, पांचों को एक एक थोड़ा 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 करके डिस्कस कर देते हैं। देखिए, अगर अगर बैंक रेट सस्ता होता है, अगर बैंक रेट सस्ता होता है, बैंक रेट सस्ता है का मतलब लोन भी सस्ता होगा, है ना? बैंक रेट अगर सस्ता है तो क्या होगा? अगर बैंक रेट सस्ता है तो लोन भी सस्ता होगा। लोन सस्ता है तो कंज्यूमर या जो लोग हैं वो क्या करेंगे? बैंक से लोन लेंगे। बैंक से क्या करेंगे? लोन लेंगे। जितना सस्ता होगा उतना ज़्यादा लोन लेंगे, और उतना ज़्यादा लोन लेंगे यानी पैसा ले रहे हैं। लोन का मतलब क्या? पैसा ले रहे हैं। अब पैसा ले रहे हैं यानी लोगों के पास मनी का क्या हो जाएगा? पैसा आ जाएगा, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? बैंक रेट कम होने पर मनी सप्लाई अधिक हो जाता है। ऑप्शन में क्या है? बैंक रेट कम होने पर मनी सप्लाई अधिक हो जाएगा, लेकिन पूछा क्या जा रहा है? मनी सप्लाई का कमी होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा आपका। क्लियर। दूसरा, नगद आरक्षी अनुपात में वृद्धि, सीआरआर में यानी कैश रिजर्व रेशियो के बारे में देख लेते हैं।
अगर सीआरआर महंगा है, सीआरआर महंगा है, अगर सीआरआर महंगा है, सीआरआर का मतलब एक निश्चित अमाउंट किसके पास जमा करना पड़ता है, आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। कैश रूप में किसके पास जमा करना पड़ता है, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जितना ज्यादा रेट पे जमा करना पड़ेगा उतना मेरे पास कम मनी कम होगा। अब मेरे बैंक के पास मनी कम होगा, अब बैंक के पास मनी कम होगा तो बैंक वाले ग्राहक को क्या करेंगे, कम यानी महंगा लोन, महंगा दर पर लोन देंगे। यानी सीआरआर महंगा है तो यानी आरबीआई के पास ज्यादा पैसा जा रहा है, आरबीआई के पास ज्यादा अगर पैसा जा रहा है, ठीक है, तो बैंक के पास तो मनी कम पड़ गया, क्योंकि सीआरआर के रूप में ज्यादा रेट पे देना पड़ता है। सीआरआर के रूप में ज्यादा रेट पे देना पड़ता है तो लोन भी क्या करेंगे, वो लोन भी महंगा देंगे, लोन भी क्या देंगे, महंगा देंगे। और लोन महंगा है लोगों के पास, तो लोगों के पास लोन महंगा है तो पहले बात जो बचत करना शुरू करेंगे और लोन कम लेना शुरू करेंगे, क्योंकि लोन महंगा है, लोन कम ले रहे हैं, इसका मतलब लोगों से पैसा कम पहुंच रहा है, मनी क्या पहुंच रहा है, कम पहुंच रहा है, यानी मनी का सप्लाई क्या हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या ऑप्शन है, अगर सीआरआर में वृद्धि करेंगे, वृद्धि करने पर मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर। उसी तरह आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों का खरीद बिक्री, अगर प्रतिभूति, अगर आरबीआई प्रतिभूति को खरीद लेते हैं, खरीद लेते हैं तो खरीदते हैं तो क्या करते हैं, पैसा देते हैं। आरबीआई क्या करेगा या बैंक क्या करेगा, पैसा देगा, है ना। तो पैसा देगा यानी मनी सप्लाई तो अधिक हो गया, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, सीआरआर में वृद्धि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाएगा, किससे करने पर, सीआरआर में वृद्धि करने पर। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, भारत में वित्त वर्ष की कालावधि क्या है, द पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज 1 अप्रैल से क्या है 31 मार्च तक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखिए, हाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैपिटल इकोनॉमी, आप लोग जानते हैं पूरे देश में प्रकार की इकोनॉमी, कौन सा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जितने भी प्रोडक्शन करने का काम, जितने भी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने का काम किसके हाथ में होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी किसके हाथ में होती है, सरकार के हाथ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देश को चलाने का काम, देश में प्रोडक्शन करने का काम, उत्पादन करने का काम किसके हाथ में होती है, किसके हाथ में होती है, पूंजीपति के हाथ में होती है, ठीक है। तो और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होती है, देश को चलाने का काम, देश को विकास करने का काम किसके हाथ में होती है, पूंजीपति के हाथ में भी होती है और सरकार के हाथ में भी होती है, दोनों मिलकर देश को चलाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। इस ऑप्शन में क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व, तो यस कैपिटल इकोनॉमी में क्या हो जाएगा। उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण करना होता है क्या, कैपिटलिस्ट पूंजीपति के लोग जन कल्याण के बारे में सोचते हैं क्या, नहीं सोचते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप क्या, कैपिटलिस्ट को भी सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि इसमें कौन होता है, कैपिटलिस्ट लोग काम करते हैं। श्रमिकों का सेवा का क्रय विक्रय संभव होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कौन सा हो जाएगा, उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो जाएगा, किसमें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अगला सवाल, अगला सवाल एक न्यूमेरिकल है, मान लीजिए कि देश में दो व्यक्ति, मान लीजिए देश में क्या है, 2 लाख व्यक्ति रोजगार में है, ठीक है, और 10,000 व्यक्ति क्या है, काम करने के इच्छुक है, ठीक। टोटल व्यक्ति कितना है पता करो, टोटल व्यक्ति है 2 लाख, 2 लाख व्यक्ति काम में रोजगार में है और 10 लाख व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है। कार्य करने का इच्छुक है, काम नहीं मिला है, कार्य करने का इच्छुक है यानी बेरोजगार है। टोटल व्यक्ति कितना है, टोटल व्यक्ति आपको पता चलेगा 2,10,000, कितना है, 2,10,000, इकाई दाई हजार 2,10,000 क्या है, टोटल व्यक्ति है। और इसमें पूछा जा रहा है उन्हें काम नहीं मिला तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी। अब पता कीजिए कि 10,000 व्यक्ति काम के इच्छुक है लेकिन काम नहीं मिला है, तो बेरोजगारी के रेट पूछा जा रहा है, परसेंटेज पूछा जा रहा है। 10,000 अपन करेंगे 2,10,000, अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना कर देना पड़ेगा, 100 से गुना कर देंगे, कट कीजिए इसको, कट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 100/21, जब इसको कट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 4.76, यानी लगभग 5% के आसपास। आंसर क्या हो जाएगा 5%, इसका क्या हो जाएगा सी। अगला सवाल,
अगला सवाल क्या है? मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? हु डिवाइडेड द स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉल एजिंग। और किसने दिया था? मुद्रा का जो स्थैतिक और गत्यात्मक कार्य के बारे में जो डिवीजन का बात किया था, किसने किया था? पॉल एजिंग किया था। ठीक है, अगला ऑप्शन, आय के वृत्तकार क्या है? आय के वृत्तकार प्रवाह मॉडल में इन अ सर्कुलर फ्लो मॉडल ऑफ इनकम द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द सेलर टू द बायर, सेलर टू द बायर, सेलर से बायर के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या देखेंगे? हाँ, तो क्या है? आय के वृत्तकार प्रवाह में देखते हैं इन सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल इनकम में क्या देखते हैं? एक साइड में क्या होती है? एक साइड में आप देखेंगे हाउस होल्ड होती है। क्या होती है? हाउस होल्ड यानी परिवार क्षेत्र। दूसरे बगल में क्या होती है? फर्म होती है, उत्पादक क्षेत्र। हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या जाती है? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जाती है, उत्पत्ति के साधन जाते हैं। क्या जाता है? फैक्टर ऑफ क्या जाती है? प्रोडक्शन जाती है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में फर्म इसको क्या क्या चुकाती है? इसको पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इसको पेमेंट करते हैं। ठीक है, और जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये मिल इसको मिल जाता है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब मिल जाता है यानी गुड्स बना लिया, तो गुड्स और सर्विसेज फिर से इसको कौन दे दिया? फर्म किसको दे दिया? हाउस होल्ड को दे दिया। यानी जो प्रोड्यूसर है या जो सेलर है इसको दे दिया? हाउस होल्ड को दे दिया। क्या दे दिया? गुड्स एंड सर्विस। तो जब हाउस होल्ड गुड्स और सर्विस को लेने के लिए क्या करना पड़ता है? ये इसको फिर से पेमेंट कर देता है। इस प्रकार से जो चलते रहते हैं, इस प्रकार का फ्लो को क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। इसमें सवाल क्या पूछा है? इन अ सर्कुलर फ्लो मॉडल ऑफ इनकम द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो हो रहा है उसको क्या कहते हैं? एक्चुअल फ्लो कहते हैं, वास्तविक प्रवाह कहते हैं। और जिसमें मनी का फ्लो हो रहा है उसको क्या कहेंगे? मॉनेटरी फ्लो कहेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल, मनी, मनी जो करेंसी क्या है? करेंसी हैज इलिमेंटेड, मुद्रा को दूर किया, मुद्रा ने दूर किया। मुद्रा ने क्या दूर किया? मुद्रा ने क्या दूर किया? तो देखिए, सामाजिक बुराई को, सोशल इविल्स को, आर्थिक बुराइयों को, इकोनॉमिक इविल्स को, सरकार की समस्या को, द प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट को, या वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को। तो मनी आया ही था किस लिए? द डिफिकल्टीज ऑफ द वाटर सिस्टम, जो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाई होता है उसको दूर करने के लिए क्या आ गया? मनी। वाटर सिस्टम किसको कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली किसको कहते हैं? जब आप मनी के प्रयोग किए बिना वस्तु का वस्तु के साथ लेन देन करते हैं, हम लोग वाटर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई क्या होती है? अगर आप वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, तो हो सके आप जो वस्तु जो आप लिए हैं वो लॉन्ग टाइम तक आप उसको रख नहीं सकते क्योंकि वो खराब हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम अ, ऐसा कंडीशन में हम किस चीज का आविष्कार किए? तो मनी का आविष्कार किए, और मनी आज तक चलते आ रहा है। आगे, आगे सवाल में क्या है? आय के संतुलन स्तर पर, आय के संतुलन स्तर पर, ठीक है, द एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जब आपके पास मनी आता है, जब आपके पास इनकम आता है, तो क्या करते हैं? अब आता है तो आप क्या करते हैं? इनकम वाई से डिनोट करते हैं। आता है तो सबसे पहले या तो आप सेविंग करेंगे या तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, या तो क्या करेंगे? सेविंग करेंगे या तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इक्वल टू किसके हो जाएगा? आय के बराबर। ऑप्शन में क्या? बचत या निवेश के बराबर होते हैं। सेविंग यानी इन्वेस्टमेंट और इक्वल। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से विनिमय एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है? सर्वमान्य माध्यम कौन सा है पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी, मनी जो होता है, मनी का काम क्या है? मनी का आजकल युग में क्या काम है? सबसे अच्छा काम है एक्सेप्ट करना। क्या काम है? सबसे अच्छा एक्सेप्ट करना। सबको इसको एक्सेप्ट किए हुए, यूनिवर्सल एक्सेप्ट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? मुद्रा। अगला सवाल, क्या चेकबुक, चेकबुक हर जगह एक्सेप्ट होता है? नहीं होता। बॉन्ड पेपर होता है कि नहीं होता? डिमांड पेपर हर जगह एक्सेप्ट होता है? नहीं होता। लेकिन मनी एक ऐसा चीज है हर जगह एक्सेप्ट होता है ना? तो वो हो जाएगा क्या? यूनिवर्सल एक्सेप्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगला सवाल क्या है? द नंबर ऑफ द फॉर्म इन परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट इज, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फॉर्म की जो संख्या होती है क्या होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में
देने वाला भी बहुत ज़्यादा होता है, बेचने वाला भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी इस प्रकार क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर। क्या हो जाएगा, क्या। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में समग्र मांग का एक घटक नहीं है, यानी एग्रीगेट डिमांड का कौन सा फैक्टर इसमें नहीं है, कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो आप देखेंगे एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट डिमांड प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और इसमें क्या देखिएगा, ये भी है, तो यस, उपभोग व्यय पर, निवेश व्यय पर, निवेश निवल निर्यात पर, नेट एक्सपोर्ट, लेकिन वित्तीय परिसंपत्ति पर व्यय ये नहीं है ना, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी नहीं होगा। अगला सवाल, विदेशी विनिमय दर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, तो देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, एक देश की जो करेंसी है, इस देश की करेंसी विदेश में इसका प्राइस क्या हो रहा है। ठीक है, हमारे देश का मनी दूसरे देश में इसकी कीमत क्या है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी एक देश की मुद्रा के बदले में दूसरे देश की कितनी मुद्राएं मिल सकती है, कितनी पैसा मिल सकती है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ऑप्शन में क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, तो देश मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी द टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग 30 का 30 ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर है, जितने भी पिछले साल में, जितने भी पिछले वर्ष की प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करके कंप्लीट कर लेंगे और 2026 का आने वाले एग्जाम के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो तब के लिए डीडी पाठशाला में जुड़े